नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा में एचपीएससी के द्वारा पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकली हुई हैं और उनमें जो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होना है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होना है। दरअसल ये जो सिस्टम है एग्जाम का, सब्जेक्टिव टेस्ट होना और इंटरव्यू और जो अपॉइंटमेंट है उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होना। ये स्कीम हरियाणा में केवल अभी तक पीजीटी रिक्रूटमेंट एग्जाम में यूज हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे उनमें ये स्कीम यूज नहीं हुई थी। तो जो ये सिस्टम है सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट वाला, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में तो पहली दफा यूज होने वाला है, अभी जो रिक्रूटमेंट निकली है 2024 में, और पीजीटी के लिए एक बार यूज हो चुका है। उसके बेस पे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं और स्कूल को ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये सेकंड अटेम्प्ट है। तो बात आती है कि सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के रिगार्डिंग लोगों में कुछ कंफ्यूजन है और इसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया है पीजीटी का और उसके बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में पूरा एनालिसिस विद एक्सपीरियंस जो हुआ है करंट में ही पीजीटी के एग्जाम और उसके सिलेक्शन प्रोसेस में पूरी तरह से उसके बेस पे इसको डिस्कस करेंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप अपनी प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। इस वीडियो में हमारा डिस्कशन इस बात को लेकर होगा कि एक तो जो सब्जेक्टिव एग्जाम है वो किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स का होगा, सिलेबस पे बेस्ड होंगे क्वेश्चंस या नहीं होंगे, और उसका कितना वेटेज होगा और किस तरीके से उसकी प्रेपरेशन की जाए ताकि इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बना के चलें और अपना जो सिलेक्शन है उसकी तरफ हम एक अच्छा प्रयास करें। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहला पार्ट इसमें यह है कि हम ये देखेंगे कि जो पीजीटी का स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो क्या है और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो क्या है, ताकि उसके बेस पे हम ये जज कर पाएंगे कि किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सब्जेक्टिव एग्जाम है वो रहने वाला है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी तक ये एग्जाम हुआ नहीं है हरियाणा में, पहली दफे ये सिस्टम होने जा रहा है और पीजीटी में यूज हो चुका है। तो जो पीजीटी का स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसी तरीके से जो प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है 100 मार्क्स का। तो यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद आते हैं, बाकी सिस्टम सेम है। आज चूंकि हम खास बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो उस पर फोकस रहेगा, स्क्रीनिंग वाले के लिए प्रेपरेशन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं पीजीटी वाले ही एडवर्टीजमेंट में जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके बारे में ये क्या कहते हैं। ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में बताते हैं कि टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, टोटल मार्क्स 150 होना है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया हुआ है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अगर कॉमर्स की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। ये जानकारी सब्जेक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग दी है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे वो 2 टाइम्स होंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स इसकी बात हो रही है, अभी प्री की बात नहीं कर रहे हम। प्री में तो वो 4 टाइम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा इसमें से जितने रिक्रूट होने हैं उसके 2 टाइम्स ये लेंगे। और इसमें एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी रखा गया 35% तो सबका होना ही चाहिए। 35% पे क्वालिफाई करेंगे वो, और इसके ऊपर जो रहेंगे फिर क्वालिफाइड उनमें से इंटरव्यू के 2 गुना लोग बुलाए जाएंगे। ये पीजीटी का क्राइटेरिया है। जो वेटेज रहेगा सिलेक्शन में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का वो 87.5% रहेगा और जो वेटेज होगा इंटरव्यू का वो 12.5% रहेगा। अब आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे। तो वहां पे भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, एमसीक्यू है, एज इट इज है। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट सब्जेक्टिव एग्जाम पे। सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट जो है टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, टोटल मार्क्स 150 है,
मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कॉमर्स के लिए जो रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। और इसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे ये सबके लिए है, हम कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरी क्लासेस कॉमर्स की रहती हैं इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कंडीशन सबके लिए एज इट इज है, इनमें कोई चेंज है नहीं, तो बाकी सब्जेक्ट वाले भी इसको देख सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए इस टेस्ट के बाद, सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद, वो 2 टाइम्स होंगे। इनको भी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है वो 35% लेना ही होगा। वेटेज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का 87.5% रहेगा, वेटेज इंटरव्यू का 12.5% रहेगा। मतलब ये है कि जो पीजीटी का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल एज इट इज असिस्टेंट प्रोफेसर का भी क्राइटेरिया वही है, स्कीम ऑफ एग्जाम वही है, सिलेक्शन का बेस वही है। तो अब देखते हैं कि ये सिलेबस से कितना मैच करता है, जो क्वेश्चन पेपर है जो सब्जेक्टिव वाला था वो सिलेबस से कितना रिलेट करता था, इस बात पे डिस्कस करते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि उसकी तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम किस तरीके से की जा सकती है। क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, इस बारे में ना पीजीटी के जो एडवर्टीजमेंट है उसमें कोई जानकारी है, पिछला जो एडवर्टीजमेंट था उसमें भी कोई जानकारी नहीं थी, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें भी कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें केवल हम एक आइडिया लगा सकते हैं जो एक्सपीरियंस रहा है करंट प्रीवियस पेपर का। उसके लिए अब हम देखते हैं करंट का प्रीवियस पेपर। ये लेटेस्ट पेपर है पीजीटी कॉमर्स का, जो रिटन एग्जाम यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम जो हुआ था, सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने पीजीटी का। 3 आवर्स टाइम अलाउड है, मैक्सिमम मार्क्स 150 है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है, अब चूंकि क्राइटेरिया सेम है तो लगभग सेम ही रहने वाला है, लेवल का अंतर जरूर होगा, सिलेबस का अंतर जरूर होगा। तो हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस को कितना फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन पेपर, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। हम सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनके जो आंसर है वो किस तरीके से दिए जाने हैं। इसके अलावा फिर इसके बाद देखेंगे कि सिलेबस में से जो क्वेश्चंस हैं उनका कितना रिलेशन है, कितने क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से एज इट इज दिए हैं। तो टोटल जो पैटर्न है इनका इस पेपर का, देयर आर 18 क्वेश्चंस इन ऑल, टोटल 18 क्वेश्चन है। कैंडिडेट को अटेम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स जो असाइन होने हैं हर एक क्वेश्चन को वो उसके सामने दिए गए हैं। वर्ड लिमिट क्वेश्चंस की वेयर एवर स्पेसिफाइड शुड बी एडेड टू, जहां पे वर्ड लिमिट दी है उस पे ध्यान रखना है। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शुड बी काउंटेड सीक्वेंशियल ऑर्डर, अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस का है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में काउंट किया जाना है। अनलेस स्ट्रक ऑफ अटेम्प्ट ऑफ ए क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्टली। इसको लेकर के पिछले एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी, तब भी डिस्कशन हमने इसके बारे में किया था, और यहाँ पे भी अगर किसी को होगी तो हम पहले ये इसको डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये है कि टोटल 18 क्वेश्चन दिए हैं और आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि 15 उसने अटेम्प्ट कर लिए, अब उसके मन में आया कि 1-2 और अटेम्प्ट कर देता है, और इस तरह वो 16, 17 या 18 क्वेश्चन कर देता है। तो जो ये पॉइंट है ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन देखे जाएंगे, जो काउंट होंगे, वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे। मतलब जो आपने पहले अटेम्प्ट कर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको करने 1, 2, 3 में, इसका मतलब केवल ये है कि सपोज करिए आपने सबसे पहले 18वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, फिर 15वां अटेम्प्ट कर दिया, फिर 16वां कर दिया, फिर फर्स्ट कर दिया, फिर सेकंड कर दिया, आप ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपकी अटेम्प्टेशन में ये जो सीक्वेंस चल रहा है वो ये मानेंगे कि ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, और ऐसे ही जैसे ही 15 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये अगले क्वेश्चंस को शामिल नहीं करेंगे, उनको चेक नहीं करेंगे। जो पहले वाले 15 क्वेश्चन है उन्हीं को चेक करेंगे, चाहे वो ऑर्डर उनका आपस में कोई भी रहा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लो आपने एक क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर दिया, जैसे 15वां क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया, बाद में आपको लगता है आपने सारे 15 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो उतना अच्छा हुआ नहीं है मेरा, और जो क्वेश्चन 3 अभी बचे हुए हैं उनमें से ज्यादा अच्छा मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में क्या आप क्वेश्चन को करें, और करें तो कैसे करें? तो उसका सीधा तरीका ये है कि जो 15वां क्वेश्चन आपने जहां भी अटेम्प्ट किया है उसको क्लियर कट स्ट्रक ऑफ करें, यानी कि उसको क्लियर काटें। उसमें क्लियर काटे मतलब ये है कि जितना पेज पे आपने अटेम्प्ट किया है इस तरह से एकदम उसको आप
या तो डबल लाइन ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, जैसे भी, लेकिन क्लियर वो दिखना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपने काट दिया है, तब वो काउंटिंग से हट जाएगा और फिर अगला क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया वो शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इतना डिस्कशन था। इसके बाद नो एक्स्ट्रा या एडिशनल सीट विल बी प्रोवाइडेड, जो वो सीट देंगे वही आपको मिलेंगी, एडिशनल सीट आपको दी नहीं जानी है। आंसर मस्ट बी रिटन इन ऑथराइज्ड मीडियम, ऑथराइज्ड मीडियम यानी कि हिंदी या इंग्लिश, दो ऑथराइज्ड मीडियम है, उनमें ही आपको आंसर देना है। अगर सब्जेक्ट की बात करें कॉमर्स की या अन्य जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आप जवाब दे पाएंगे। साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें केवल इंग्लिश में जवाब दे पाएंगे। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर रिटन इन द मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड वन, जो ऑथराइज्ड मीडियम नहीं है अगर उसमें आप आंसर लिखेंगे तो उसका कोई मार्क्स मिलना नहीं है। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। जो 18 क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, फिर हम इनको सिलेबस से भी आपको रिलेट कराएंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन बिजनेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट एग्जांपल्स। इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम इनका रिलेशन दिखाते हैं आपको सिलेबस के साथ ये कैसे मैच कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 + 6 + 2, मतलब आपको इस हिसाब से यहाँ पे राइटिंग करना है। जैसे डिफाइन बिजनेस पूछा है, उसके बाद पूछा है कि हाउ इट इज डिफरेंट, और फिर उसके बाद पूछा सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। तो आपको मार्क्स भी इसी तरीके से मिलेंगे। 2 मार्क्स जो मिलेंगे वो बिजनेस को डिफाइन करने के हैं, ये डिफरेंट कैसे है प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से, इसके 6 मार्क्स हैं, और जो रिलीवेंट एग्जांपल देंगे उसके 2 मार्क्स हैं। तो इस तरह बाइफर्केशन भी किया है, ये आपको अपने आप समझ जाना है, एनालाइज कर लेना है। अब इसको देखेंगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब हम सिलेबस पे जाएंगे तो जो सिलेबस है, सिलेबस जो है पीजीटी का, उसमें पहला क्वेश्चन, कॉमर्स का जो सिलेबस है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, दूसरा अकाउंटेंसी से। तो जो पहला पार्ट है उसका जो पहला यूनिट है उस पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, इससे ये रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो एकदम क्लियर सिलेबस से उठाया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आराम से देखो, समझो, ताकि बेटर एनालाइज कर पाओ, फिर उसके बाद अपनी तैयारी आप बेटर तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंप्रोमाइज बिटवीन पार्टनरशिप इन पब्लिक कंपनी, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। ये सारी जो पीडीएफ है, चाहे ये क्वेश्चन पेपर की है और चाहे ये सिलेबस की है, ये सारी पीडीएफ जो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बीडी कॉमर्स स्टडी चैनल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। वहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ और भी मिल जाएंगी, प्रीवियस क्वेश्चंस की भी, वीडियोस की भी आपको लिंक वहां पे मिल जाएंगे, और ये पीडीएफ में भी वहीं पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कंप्रोमाइज है बिटवीन पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंपनी। इन क्वेश्चंस के आंसर पे रिलेट उस पे अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। उसके लिए स्पेसिफिकली हम कॉमर्स वालों के लिए वीडियो बनाएंगे, तब देख लेंगे। अभी केवल मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप ये रिलेशन समझ पाएंगे सिलेबस से। सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेकंड यूनिट से लिया गया है सिलेबस की, डायरेक्टली सेकंड यूनिट है। इसमें पार्टनरशिप ज्वाइंट कंपनी, यानी कि कंपनी जो है चाहे प्राइवेट या पब्लिक इसी में आ जाती है, तो ये इससे रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो थर्ड क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस सर्विसेज सच एज बैंकिंग, ये सर्विसेज हैं, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, जो थर्ड यूनिट है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो फोर्थ यूनिट है नेक्स्ट, उसमें से तीसरा क्वेश्चन आ गया है, बिजनेस सर्विसेज से है, और इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस सर्विसेज। अब तक जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिंक है। इसका मतलब आप सिलेबस के सिलेबस के नोट्स के अकॉर्डिंग एकदम तैयारी करेंगे तो आप अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बुक्स का भी हम बताएंगे कि कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए सिलेबस वाइज कहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है नोट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, सम आर्ग्यू दैट द डब्ल्यूटीओ इज द थर्ड पिलर ऑफ ग्लोबल बिजनेस बट मेनी आर्ग्यू दैट डब्ल्यूटीओ इज रॉन्ग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकली कमेंट। अब डब्ल्यूटीओ के बारे में देखेंगे तो जो अगली यूनिट है आप वहां पे देखेंगे एकदम सीक्वेंस में चौथा क्वेश्चन जो है इस यूनिट से है, ट्रेड वाली से, और यहाँ पे डब्ल्यूटीओ दिया हुआ है, इसके बारे में ये क्वेश्चन इस पे बनाया हुआ है। तो डायरेक्ट यहाँ पे ये भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे,
इन द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट। तो एनलिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन चूज द सोर्सेज ऑफ फंडिंग। तो इसके बारे में आप क्वेश्चन देखेंगे सिलेबस में, आप ये भी एकदम कंटिन्यूअस चल रहा है। अभी 5वां क्वेश्चन बिजनेस फाइनेंस सोर्सेज से है और यहाँ पे सोर्सेज के बारे में जो डिस्कशन है इन सबके फैक्टर्स भी बताने हैं, सोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करना है, लगभग डायरेक्ट ही है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CSR एज ए बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एटलीस्ट 5 आर्गुमेंट। तो CSR के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अगली यूनिट से है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। हालांकि ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट ऑटोमेटिकली जब हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की पढ़ेंगे तो करंट टॉपिक CSR भी उसमें ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द लिंकेजेस अमंग द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। यहाँ पे एनवायरमेंटल एनालिसिस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो इसको देखेंगे। 7वां क्वेश्चन अगली यूनिट है बिजनेस एनवायरमेंट, ये यहाँ से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन डिस्करेजेस क्रिएटिविटी। परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन क्रिएटिविटी को डिस्करेज करता है, जस्टिफाई योर स्टैंड बाय प्रोवाइडिंग 5 आर्गुमेंट्स। तो इसके लिए आप देखेंगे परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन, ये 8वां क्वेश्चन लिया गया है, अगली यूनिट है HRM और यहाँ पे परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन दिया गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन बना है टॉपिक से। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे 9th क्वेश्चन जो है, ऑपरेटिंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद कॉस्ट स्ट्रक्चर whereas financial risk is associated with capital structure of a business concerns critically examine this statement। तो ये जो 9th क्वेश्चन है ये यूनिट है बिजनेस फाइनेंस, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ये टर्म्स हैं और इन पे ये क्वेश्चन सेट हुआ 9th क्वेश्चन इस यूनिट से। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखेंगे, मेक ए कंपैरिजन बिटवीन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ऑफ हर्ज़बर्ग एंड मास्लो। तो ये मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी सिलेबस में आपको दिया है। 8वां जो यहाँ पे 9th क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 10वां क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मोटिवेशन दिया है और मोटिवेशन कंसेप्ट, एप्लीकेशंस, थ्योरीज इसी में आ जाती हैं, ये यहाँ से लिया गया है 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ 7 P's प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये सिलेबस में आ जाता है। नेक्स्ट यूनिट जो है मार्केटिंग, 11th क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। तो मार्केटिंग में आप जब ये पूरा पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ मार्केटिंग, चेंजिंग फेसेट्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स एक एलिमेंट है खाली। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग मिक्स है ये उसका क्वेश्चन है और मार्केटिंग मिक्स का डिस्कशन इसी में आ जाएगा। मार्केटिंग मीनिंग, फंक्शन, रोल, ये जो पढ़ेंगे तो यहीं तक ये क्वेश्चन आ जाता है ऑटोमेटिकली पढ़ने में। तो ये भी मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट रहा। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, BPR रिक्वायर्स फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये भी यहाँ पे सिलेबस में आपको मिल जाएगा। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको नेक्स्ट यूनिट दी है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस और इसमें दिया है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद 13th क्वेश्चन, accounting is the language of business and useful for management, elucidate with an example। तो अकाउंटिंग के बारे में क्वेश्चन है, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। पहली यूनिट है अकाउंटिंग और मीनिंग से रिलेटेड जब हम चीजों को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, आप शुरुआती चैप्टर कोई भी पढ़ेंगे, चाहे 11th की अकाउंटिंग पढ़ो, चाहे फिर बीकॉम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ो, वहां पे आपको ये क्वेश्चन शुरुआती यूनिट्स में ही मिल जाता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट देखेंगे अरुण लिमिटेड इनवाइटेड, ये क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है और ये भी यहाँ पे अगली यूनिट में से लिया गया है। 14th नंबर का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इसमें अकाउंटिंग फॉर इश्यू, अलॉटमेंट, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, और इसके ऊपर ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो ये इसका ये पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 13 तक सारे के सारे थ्योरी के क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन है। अब आप देख लो इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल का भी आपको मिल जाएगा रेशियो। 14th जो क्वेश्चन है ये देख लिया हमने। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द अमेंडेड कैश बुक, तो ये एक अमेंडेड कैश बुक दी है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसका जो टॉपिक है वो है हमें बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो BRS से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये भी हमें यूनिट में यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 15वां क्वेश्चन है BRS से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन,
इन सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व भी कराएंगे, एकदम बिल्कुल एनालाइज कराएंगे, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो होगा। ऊषा लिमिटेड हैड द फॉलोइंग कंडेंस्ड ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ 31 मार्च। यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इसमें आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर 22-23। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, और इसके लिए हम देखेंगे सिलेबस में क्वेश्चन नंबर था ये 16, तो 16th क्वेश्चन भी आपका टॉपिक दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक है, यहाँ से लिया गया है। फिर इसके बाद 17th क्वेश्चन देखेंगे, यह भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। गोवर्धन लिमिटेड मेंटेन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और आपको कैलकुलेट करने हैं ब्रेक इवन सेल, टोटल सेल। इसको हम देखते हैं, ये यूनिट से लिया गया है। 17th क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं लास्ट में एक क्वेश्चन है, फिर ये थ्योरेटिकल है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अकाउंटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीनिंग, कंसेप्ट, यानी कि 18 के 18 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस से लिए गए हैं, कंटिन्यूअसली यूनिट्स में से क्वेश्चन उठाए हैं, और थोड़ा बहुत इसमें डीप जाना पड़ता है किसी टॉपिक में, तो थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन कोई अलग भी मिलेगा, जाहिर सी बात है, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, मास्टर डिग्री की हुई है, तो कुछ अपने से रिलेट करना होगा। और इसका जो सिलेबस है, अब आप इसको देखेंगे तो सिलेबस से बाहर तो कोई चीज है नहीं। हाँ, डेप्थ जो है वो ग्रेजुएशन और पीजी तक की रहती है। बहुत सारे क्वेश्चन 11th-12th लेवल की बुक में से आपको मिल जाएंगे इनमें से, लेकिन लेवल जो है वो ग्रेजुएशन पीजी तक का रहना है, तो आप अपनी प्रेपरेशन को अकॉर्डिंगली यहाँ पे करें। तो आप यहाँ पे प्रेपरेशन के बारे में आप इतना समझ चुके होंगे कि ये किस तरीके का रहने वाला है सब्जेक्टिव। तो अब बात आती है प्रेपरेशन की, कि इसकी प्रेपरेशन कैसे की जाए। तो देखिए, एक चीज जान लीजिए कि जो सिलेबस है वो चूंकि सेम है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी, जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए भी सेम है, और जो आपका पहला पेपर होगा, प्री वाला पेपर होगा, क्वालिफाइंग जो है वो भी सेम ही है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। तो आपको तैयारी जो करनी है वो एक ही करनी है। आप शुरुआत में प्रेपरेशन आपको करें, पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस जो है वो काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, ऐसी बात नहीं है, और इसमें समय लगेगा। ये महीने या 2 महीने में इस पे मास्टरी नहीं होने वाली है। आपने पहले से तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छी बात है, बट कंपटीशन इतना ज्यादा है, रियलिटी ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं। और आज से 10-15 साल पहले जब लोग प्रेपरेशन करते थे तो लिमिटेड लोग करते थे तैयारी, उतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। अभी इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आपको ऑनलाइन मटेरियल ढेर सारा मिल जाता है, आपको यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, आपके पास कंटेंट ही कंटेंट बहुत मिल जाता है, बुक्स बहुत हैं, तो इसलिए लोग तैयारी भी बहुत ज्यादा करते हैं, कंपटीशन ज्यादा है। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, पेपर आपका चाहे 1 महीना बाद हो और चाहे 6 महीना बाद हो, कंपटीशन सबके लिए बराबर है। जो जितनी जल्दी इस रेस में स्टार्ट कर देगा अपनी रेस को, वो उतना आगे रहेगा पीछे तक। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। एग्जाम आपका होना तय है, ये अलग बात है, हो सकता है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो नई सरकार बने या यही सरकार दोबारा से रिपीट हो, तब भी कुछ समय जरूर लगेगा। इतनी जल्दी सब्जेक्टिव वाला तो नहीं होने वाला है, ऑब्जेक्टिव वाला हो सकता है सरकार जल्दी भी करा दे, ये सरकार अभी अपने रहते हुए करा दे महीने 1.5 महीने में, लेकिन जो सब्जेक्टिव है वो उसमें समय लगेगा। आप पढ़ना तैयारी करें, अपना एक तरफ से नोट्स बना के चलें, अपने रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए आप अभी से नोट्स बनाएं, स्टार्ट करें, उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। और यूजीसी नेट की प्रेपरेशन जैसे की होगी, आपने नेट क्वालिफाई जिन्होंने किया है वही असिस्टेंट प्रोफेसर का भर रहे होंगे, तो जैसे आपने नेट की प्रेपरेशन की थी बस वही प्रेपरेशन आपको फिर से करनी है। जो यूनिट है वो एज इट इज है, जो नया सिलेबस है नेट का, इसलिए आपको बुक के लिए भी इसमें कोई समस्या नहीं है। नेट की आपके पास या तो कोई बुक होगी, ज्यादा पुरानी है तो आप अपडेटेड बुक जरूर लें, करंट में बुक ले लें। किसी भी पब्लिशर के लिए बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक आ रही हैं, किसी एक पब्लिशर की बुक जरूर ले लें, ताकि आपको सिलेबस वाइज नोट्स एक जगह आसानी से मिल जाएंगे। आप बहुत सारे पब्लिशर्स की आती हैं, आप स्वयं पढ़ के देखें, उसमें देखें कि कौन सी लैंग्वेज आपको ज्यादा सूटेबल है, शूट कर रही है, आप वो बुक ले सकते हैं। मैं किसी एक को रिकमेंड यहाँ पे नहीं करूंगा। तो आप नेट की एक बुक लें, इवन पीजीटी में भी ये मदद करेगा, ये सिलेबस जो है वो पीजीटी के मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर रहा है।
तो ये तो यहाँ से तैयारी हुई। किसी स्पेसिफिक यूनिट के लिए आपको लगता है कि उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है नेट की जो बुक आपने ली है वहां पे, क्योंकि उसमें उतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, कवरेज रहती है बट उतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, तो हो सकता है उतने अच्छे से समझ नहीं आए कोई बेस, तो उसके लिए आप अपने ग्रेजुएशन में या पीजी में जो बुक पढ़ी थी वो बुक ले सकते हैं। जैसे चाहे मार्केटिंग की है, चाहे लीगल एस्पेक्ट है, चाहे इनकम टैक्स है, कोई भी बुक आप ले लें जो आपको पीजी में या ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी है। निश्चित बात है कि इसमें जो लेवल रहेगा वो पीजी का रहेगा, तो आप ग्रेजुएशन और पीजी की बुक्स लें, उनसे पढ़ें आराम से। नेट की बुक लें, ग्रेजुएशन या पीजी की यूनिट वाइज आप बुक पढ़ सकते हैं, आपके पास चाहे पहले रखी है चाहे आप नई अरेंज कर लें, उससे तैयारी करें। प्रीवियस पेपर के लिए एचपीएससी का प्रीवियस पेपर काफी पुराना है, अब का तो नहीं है बट उसे भी आप पढ़ सकते हैं, कई साल पहले हुआ था और वो मिल जाएगा हमारे ग्रुप पे भी, आपको मिल जाएगा जल्दी ही। हम उस पे एक न्यू वीडियो भी बना देंगे एनालाइज करके हर क्वेश्चन का विद आंसर सॉल्यूशन। और इसके अलावा आप जो यूजीसी नेट के पेपर हो रहे हैं उनको भी जरूर प्रिपेयर करें जो करंट में हो रहे हैं, क्योंकि सिलेबस एज इट इज है, तो क्वेश्चंस भी जो रहेंगे जो प्री में रहेंगे वो काफी इनसे रिलेटेड रहेंगे, तो आप इनको भी जरूर तैयार करें। नेट के जो प्रीवियस पेपर हैं उनको पढ़ें। सब्जेक्टिव के लिए नेट के में पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, पेपर 2 पेपर 3 जो होता था, तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं और वो पेपर हम आने वाले टाइम में प्रोवाइड कराएंगे, विद वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा सारी प्रिपरेशन हम अकॉर्डिंगली कराते रहेंगे। अभी जो वीडियोज आएंगे वो प्री पे रहेंगे ज्यादातर, और जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा लोगों का, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तब हम सब्जेक्टिव पे स्पेसिफिक वीडियोज बनाएंगे उनसे रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स या मॉडल पेपर्स के बेस पर। पीजीटी कॉमर्स के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये तैयारी तो काम आएगी ही, साथ ही साथ उनको 11th और 12th की बुक पढ़ना भी बहुत जरूरी है। 11th 12th की बुक जरूरी है पीजीटी कॉमर्स के लिए खास तौर पे, हालांकि बेनिफिट तो इनको भी देगी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे हैं, बेस बनाती हैं ये बुक्स। 11th 12th की बुक्स पढ़ें जरूर, एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। बिजनेस स्टडीज के लिए, अकाउंटेंसी के लिए आप डीके गोयल की या टीएस ग्रेवाल की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक बुक आती है पीजीटी कॉमर्स के लिए, पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से, वो अमेजोन पे अवेलेबल है। आप बीडी कॉमर्स लिखेंगे या पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड लिखेंगे तो वो बुक आपको मिल जाएगी, वो भी आप पढ़ सकते हैं, काफी मदद करेगी पीजीटी एग्जाम के लिए। और उसमें प्रैक्टिस के लिए भी 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस भी वहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी बनती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कॉमर्स के रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए ये चैनल आपको डेफिनेटली मदद जरूर करता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।